छात्रों नमस्कार, सुप्रभात। आज आपके प्रथम पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो है, कल जो हमने आपको बताया था कि शिक्षा के अभिकरण, जिसको एजेंसियां कहा जाता है, और हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से अभिकरण हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया था। तो उसी में एक अभिकरण के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता देते हैं कि शिक्षा के औपचारिकेतर अभिकरण से आप क्या समझते हैं। तो एक प्रश्न के रूप में लिख देते हैं, शिक्षा के औपचारिकेतर अभिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो मुख्य शब्द है वह आपका यह है औपचारिकेतर अभिकरण। ठीक है, इसको हमने कल आपको बताया था कि हमारी शिक्षा मुख्य रूप से जो है एक औपचारिक आपको बताया था, और दूसरा बताया था अनौपचारिक। ठीक है, देखिए, औपचारिक शिक्षा का संबंध जो होता है विद्यालयी शिक्षा से होता है। विद्यालय है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, और अनौपचारिक शिक्षा का संबंध समाज से होता है। ठीक है, इसको फॉर्मल एजुकेशन, इसको इनफॉर्मल एजुकेशन, और इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अब इस शिक्षा के अंदर वही बच्चे अध्ययन कर पाते हैं जो समाज में सुविधा संपन्न है, या जिनके साथ जीवन में कोई ऐसी कठिनाई, बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक रूप से कुछ किसी के शिकार नहीं हुए हैं, संपन्न हैं, या विद्यालयी परिवेश के आसपास रहते हैं। तो वह सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब परिवारों के, उनके परिवार के खर्च के लिए माता पिता के साथ उन्हें काम करना पड़ता है, उनके घरेलू उद्योगों में उनका सहयोग करना पड़ता है, या हो सकता है कि बचपन में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई शारीरिक अपंगता हो, विकलांगता हो, तो वह विद्यालय न जा पाए। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मान लीजिए वो कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, आदिवासी टाइप के हैं, शहरीकरण से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, या उनके घर के आसपास ऐसी स्थिति हो जो वर्ष भर एक सी ना रहती हो, कभी बहुत बारिश होती हो, नदी आ जाती हो, इस प्रकार से तमाम समस्याएं हो सकती हैं, जिनके कारण समाज का बहुत सारा वर्ग शिक्षा से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, अर्थात वह नहीं प्राप्त कर पाता है शिक्षा को। कौन सी शिक्षा? इस विद्यालयी शिक्षा। ठीक है, जबकि उस बीच में ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, जिसको आप कह सकते हैं सामाजिक ज्ञान या अनुभव, ठीक है, वो उसको अपनी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन
ये अनुभव या ये जो ज्ञान है ये तभी सार्थक होता है जब बच्चे के पास विद्यालयी शिक्षा हो। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई धनुष बाण है, ठीक है, अब उसको हम निशाना लगा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन सही निशाना लक्ष्य भेदने की क्षमता तभी आएगी जब हमारे पास एक अच्छा गुरु होगा। ठीक है, आपने महाभारत की कहानी में पढ़ा होगा कि एकलव्य एक अच्छा धनुर्धर था, फिर भी वह ज्ञान सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया था गुरु बनाने के लिए। तो प्रत्येक बच्चे के पास सामाजिक ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग करने के लिए उसको विद्यालय में जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ये विद्यालय से रह गए वंचित। इसमें एक मुख्य चीज होती है व्यक्ति की आयु। एक आयु तक ही जो है बच्चा विद्यालय में पढ़ सकता है, उसके बाद वह विद्यालय से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई किसी ने शुरू से नहीं पढ़ा है, वो पहली कक्षा पढ़ना चाहे या प्राइमरी पढ़ना चाहे या 10th देना चाहे, अब उसकी आयु 30-35 साल हो गई है, तो वह कक्षा में जाकर उतने छोटे बच्चों के साथ जब बैठेगा तो उसको एक अजीब सा लगेगा वातावरण। ठीक है, शर्म महसूस करेगा, झिझक महसूस करेगा, और वह हो सकता है ना पढ़ पाए, टीचर्स को भी पढ़ाने में दिक्कत हो। तो ऐसी स्थिति में वह विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाएगा, ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो इसके लिए एक क्या निकाला गया, रास्ता, विकल्प। ठीक है, अब इन वंचित बच्चों के लिए क्या विकल्प निकाला गया? शिक्षा का एक नया माध्यम ऐसी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निकाला गया जिसको कहा जाता है, कल हमने आपको बताया था, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, पत्राचार शिक्षा या खुला विश्वविद्यालय। यह ऐसे शिक्षा के माध्यम बनाए गए जो ऑल ओवर कहीं भी रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे छात्रों के लिए बनाया गया हो जो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, और मान लीजिए किसी भी आयु वर्ग के हों, विद्यालय जाने में समर्थ हो या ना हो। ठीक है, पढ़ने के लिए उनके पास दिन में समय हो या ना हो, बस समझना, ये सभी परिस्थितियां यहां पे लागू हो गई कि वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी आयु वर्ग के हो, किसी भी स्तर पर हो। ठीक है, वह सब बच्चे क्या कर सकते हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया है औपचारिकेतर अभिकरण। औपचारिकता से हटकर शिक्षा की वह एजेंसी, वह माध्यम या वह अभिकरण जो सभी को शिक्षित कर दे। अब आप ये देखिए कि जो इससे बच गए थे वो यहां पर पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं सभी को शिक्षा के एक समान अवसर मिल गए। ठीक है, एक सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया, सभी के लिए शिक्षा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो गई और सभी वर्ग को पढ़ने का एक अवसर मिल गया। यहाँ पर रोजगार करने वाले, ठीक है, मान लीजिए दिन में कहीं रोजगार करते हैं, बेरोजगार है, मान लीजिए कोई बेरोजगार नहीं है तो पढ़ लिख कर ट्रेनिंग लेकर वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले, जो शहर से, आबादी से, जंगल में रह रहे हैं या पहाड़ों पे रह रहे हैं या कहीं बहुत दूर रह रहे हैं जहाँ साधन ही नहीं है, बहुत सी जगह गांवों में लाइट नहीं है,
ऐसे क्षेत्रों में भी जो बच्चे रह रहे हैं तो उनको भी शिक्षा के अवसर पर्याप्त रूप से मिलते हैं, पढ़ने का अवसर मिलता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी शिक्षा क्या बोलते हैं व्यवस्था है ये किस प्रकार की है। और देखिए इस शिक्षा व्यवस्था में इसकी तुलना में क्या होता है, या आप इसको कह सकते हैं विशेषताएं इसकी। ठीक है, विशेषताएं। देखिए लिखने के लिए पेपर में आप जो कथन हम बोल रहे हैं इसी को अपने शब्दों में आप लिखेंगे। ठीक है, या आप जो इसको देखकर समझ रहे हैं वह अपने शब्दों में लिख देंगे। इसी में से आप हेडिंग बना बना के लिख देंगे। ठीक है, जैसे पहले हमारा हो जाएगा औपचारिक शिक्षा क्या है उसके बारे में बता दीजिएगा, कौन कौन से ये हमारे संस्थान हैं औपचारिक शिक्षा के संस्थान करके इनको बता दीजिएगा, किस प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो इस हेडिंग में ये बता दीजिएगा। विशेषताएं हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली विशेषता है, आप ये देखिए कि इसमें जो एक कठोरता होती है, ठीक है, जो एक बंधन होता है। बंधन क्या है? क्लास में बैठना ही बंधन है। आप में से कितने लोग क्लास में बैठने को कहा जाए तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो क्लास में जो बैठना, अनुशासन, एक प्रकार का जो बंधन है, उससे यहां पर क्या है? लचीलापन है। ठीक है, अब इस वर्ड को आप अपने हिसाब से विस्तार करके लिख सकते, लचीलापन। ठीक है, और यह शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक समाज के अनुभवों को भी प्रदान करती है। आप समाज में रहकर क्रियाशील रह सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है? सामाजिक अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, सामाजिक अनुभव प्रदान करती है। और आगे देखिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ने का यहां पर पर्याप्त समय, बंधन नहीं होता है। आप 2 साल के कोर्स को यहाँ 5 से 6 साल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे पर्याप्त अवसर दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए। आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप अगले वर्ष परीक्षा दे दीजिए, अगले, और इसमें ज्यादातर परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होती है, अगले सेमेस्टर में आप दे लीजिए। आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं यहाँ पर सफल होने के। ठीक है, तो जब बच्चा यहाँ पे क्या करता है? स्वयं पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने एक स्वयं के विकास अर्थात व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, व्यक्तिगत विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज मुख्य रूप से बच्चे को मिल जाती है जो यहां पे नहीं मिलती, वह होती है पढ़ने, पढ़ाने, अध्ययन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, सिर्फ स्वतंत्रता बच्चे को होती है। उसे किसी क्लास में नहीं जाना है, उसका पढ़ने का समय निश्चित नहीं है। वह चाहे तो सुबह पढ़ सकता है, शाम को पढ़ सकता है, रात में पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। जब उसके पास अपने डेली रूटीन से टाइम मिले तब वह इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं जिन्हें आप समझ गए होंगे। लचीलापन, सामाजिक अनुभव, व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये पढ़ाई होती है हमारी औपचारिकेतर शिक्षा, तो अब चूंकि कोई शिक्षा है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा? अब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं उसमें
पढ़ा जाएगा कुछ, तो कुछ ना कुछ सिलेबस पाठ्यक्रम तो होगा कि नहीं होगा? पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। उस पाठ्यक्रम को उसे पढ़ना होगा, बस उसी की परीक्षा होनी है उसकी। तो अब क्या होगा, चूंकि मान लीजिए ये तो स्टूडेंट है, ठीक है, और ये कहाँ बैठा है, कहीं पहाड़ पर रहता है, और ये इसका टीचर है। संकेत के रूप में बता रहा हूं, ये कहीं मान लीजिए इससे 1000 किलोमीटर दूर है, जहां पर दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। दूरस्थ शिक्षा केंद्र पर यह टीचर बैठा है। इसके बीच में 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी है। अब ये यहां से इसको पढ़ाए, कैसे पढ़ा सकता है? आज के समय में बिल्कुल पढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसे साधन हैं जो विज्ञान के द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है, उनके माध्यम से वह पढ़ा सकता है। और वह साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो वह साधन हो सकते हैं, देखिए, रेडियो, टीवी, वीडियो टेप, ठीक है, ऑडियो टेप, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र। आज के समय में देखा जाए तो मीडिया जो है हमारी, इंटरनेट के माध्यम से मीडिया चलती है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, ये 1000 किलोमीटर बैठे हुए लोग बिल्कुल इन फ्रंट आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, और शिक्षण कार्य ये बोलेगा ये सुन भी लेगा, ये बोलेगा ये भी सुन लेगा। ये सारी चीजें, आपका जो चीजें हैं रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, ठीक है, और टीचिंग हमारी लाइव भी हो सकती है। ये सारे साधन इस औपचारिकेतर शिक्षा से छात्र के समक्ष पहुंच जाते हैं, और उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं आती है, ठीक है। और देखिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है। एक और माध्यम है, भूल गया मैं, वो है देखिए सैटेलाइट। सैटेलाइट के माध्यम से भी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, ठीक है। आपने शायद कभी दूरदर्शन पे देखा हो, इग्नू की तरफ से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से दोपहर में कुछ शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा कोर्स चलाए जा रहे हैं उन्हीं को पूरा करने का यहाँ से प्रयास किया जाए। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के जो संसाधन है हमारे पास, साधन, उनके बारे में, और ये सारी चीजें, रेडियो, टेप, टीवी, ठीक है, आदि को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में एक हेडिंग और डाल लीजिएगा जिसको बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी, ये एक वर्ड है शैक्षिक तकनीकी, जिसका पहला शब्द है शिक्षा, जो हमारी एजुकेशन है, और दूसरा शब्द है तकनीकी। तकनीकी का अर्थ है विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान के ऐसे आविष्कार जो
शिक्षा में यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हैं, ये सभी शिक्षा में यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये विज्ञान के द्वारा किए गए, जैसे टेप रिकॉर्डर का आविष्कार हुआ, तो नॉर्मली टेप की बहुत सारी उपयोगिताएं, मनोरंजन के लिए भी है, गाने सुनिए, उसके अंदर कुछ समाचार रिकॉर्ड कर लीजिए, पढ़ाई से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अब उसका शिक्षा में कैसे यूज किया जाए, डिफरेंट टाइप यूज जो है एजुकेशन में, वही एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। तो एक हेडिंग डाल के आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा तकनीकी भी सहायक होती है दूरस्थ शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए बनाने। हमारी जो शिक्षा नीति थी इससे पहले वाली 1986, उसमें शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, और तब से ही जो है शिक्षा के अंदर इन विभिन्न माध्यमों का उपयोग ज़्यादा किया जाए। ठीक है, इस वक्त जो ये वीडियो बन रहा है आपके लिए, ये भी एक शैक्षिक तकनीकी का ही प्रयोग है। इसको आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि यह आपकी औपचारिक शिक्षा की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। इसी में जो हमारे पास एक साधन था रेडियो, इसका प्रयोग कार्यक्रम होते थे, और पहले स्कूलों में इसको रेडियो को चलाकर सुनाया भी जाता था बच्चों को। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट विस्तार से बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा के लाभ क्या है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके लाभ की, कि इसमें लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ जो इसने कमी छोड़ी थी उसकी पूर्ति इसने कर दी। ठीक है, सबसे पहला लाभ, इसने जो कमी छोड़ी थी वो इसने पूरी कर दी। तो नंबर 1 लिखिए, औपचारिक शिक्षा की कमियों की पूर्ति। ठीक, दूसरी लाभ क्या हो सकता है? यदि आप ध्यान से समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। इसने क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सभी बच्चों को पढ़ाया था? इसे शिक्षा पा पाए थे बच्चे से? नहीं प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, तो क्या यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने में सक्षम हुई थी? नहीं हुई थी। तो यह दोनों अभिकरण मिले तभी शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने में मदद मिली। ठीक है, समाज के हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाया जाना संभव हुआ। तो ये अगला पॉइंट क्या हो सकता है? एक लाभ, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायक। ठीक है, बात समझ में आई आपके कि नहीं आई?
चूंकि यह ओपन है, यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए जनसंचार के, विज्ञान के, तकनीकी के बहुत सारे साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार से सीखने के योग्य है, क्योंकि आप ये समझिएगा जो ये कक्षाएं होती हैं, ये 30 मिनट्स की हुई, 45 मिनट्स की हुई और खत्म हो गई। इसको आप दोबारा रिवाइज पलट के नहीं देख सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो 40 में समझ लिया, 10 रह गए। और ऐसा अक्सर होता है गणित की, साइंस की क्लासों में, अंग्रेजी की क्लासों में ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है वो उतनी मानसिकता का नहीं होता है कि ओवरऑल कवर कर दे। तो कहीं ना कहीं जो 10% बचते हैं वो चाहते हैं कि हमको यही क्लास दोबारा मिल जाए। तो यहाँ सीखने के योग्य है, क्योंकि ये जो सामग्री दे रहा है ये रिकॉर्डेड भी होती है। जैसे ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, आप इसको एक नहीं 50 बार चला के देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं, अपने साथियों को दिखा सकते हैं, और जो भी हिंदी भाषी बच्चा इस शिक्षा से जुड़ा हुआ है उन सबको भी दिखा सकते हैं। बस नहीं, सीखने के योग्य है। और औपचारिक शिक्षा की पूर्ति इसके द्वारा हो जाती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की पूर्ति। अब हम नाम ले रहे हैं औपचारिकेतर का और कह रहे हैं औपचारिक शिक्षा की पूर्ति, तो कहीं ना कहीं इसकी कमियों के लिए ही तो इसे बनाया गया है। इसी के पाठ्यक्रम को तो यहाँ सरल करके दिया जा रहा है। ये जो डिग्रियां देते हैं यही डिग्रियां तो यहाँ भी दी जा रही है कि नहीं? तो आप क्या हुआ, इसने औपचारिक शिक्षा की पूर्ति कर दी, लेकिन किस माध्यम से? दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र को पर्याप्त शिक्षा के अवसर देते हुए स्वतंत्रता देते, उसके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार वह शिक्षा को प्राप्त कर सकता है और समाज में एक शिक्षित योग्य नागरिक बन सकता है। ठीक है, यह सभी वर्ग, सभी आयु वर्ग के लिए। अब यहाँ पर 30-35 साल का व्यक्ति यदि 10th क्लास करता है तो उसको यहाँ छोटे बच्चों के साथ बैठकर जो एक शर्म महसूस होगी या उसको अजीब सा लगेगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं लेगी, वो सरलता से पढ़ सकता है। आप इग्नू से, जो भी हमारे ओपन्स हैं खुले विश्वविद्यालय, वहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है? ये समाज के सभी वर्ग के लिए है, जैसे बालक हो, युवा हो या प्रौढ़ हो। ठीक है, अब ये शिक्षा का मतलब आप ये मत समझना कि जो लोग यहां पढ़ रहे हैं वो यहां नहीं पढ़ सकते। जो यहां पढ़ रहे हैं वो ये शिक्षा भी ले सकते हैं विकल्प के रूप में, क्योंकि यह सभी आयु वर्ग के लिए, किसी एक आयु वर्ग के लिए नहीं। तो आपने आज ये समझ लिया कि किस प्रकार औपचारिकेतर, औपचारिकता से हटकर स्वतंत्रता के साथ लचीलापन लिए हुए सभी के सीखने के योग्य ऐसे माध्यमों से जिन्हें निरंतर पढ़ा जा सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो देखे जा सकते हैं, ऑडियो सुना जा सकता है, पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है, ऐसे अनंत माध्यमों से किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, डे नाइट, रोजगार करते करते भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है, ऑडियो सुन सकते हैं, सभी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारा ये जो वर्ड था औपचारिकेतर शिक्षा, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।